सपा के अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर सरकार की बखिया उधेड़ने में लगे हैं, तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी 30 साल के सूखे को खत्म करने का ख्वाब संजोए विधानसभाओं के चक्कर काट रही हैं। उधर मायावती को भी सत्ता का स्वाद चखे 10 साल से ज्यादा हो चुका है और मायावती भी 2007 की सोशल इंजीनियरिंग और ब्राह्मण कार्ड तथा दलित मुस्लिम गठजोड़ को तरजीह देकर सत्ता के पायदान पर चढ़ना चाह रही हैं। लेकिन इन सब में सबसे अहम चीज है जो देखी जा रही है वो बीजेपी के साथ है। जी हां, शायद बीजेपी को लगने लगा है कि 2022 के चुनावी सफर की डगर आसान नहीं है और अखिलेश यादव खतरा साबित हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी बड़े ही शांत तरीके से संगठन की मजबूती और दिग्गजों को जमीनी स्तर पर उतार चुकी है। चुनावी अखाड़े में दिग्गजों की हो चुकी है एंट्री, क्योंकि 2022 विधानसभा की बज चुकी है घंटी। नमस्कार दोस्तों, चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 7 दिसंबर को रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में पहली बार एक ही मंच से गरजेंगे। पहले यह सिर्फ रालोद की रैली होनी थी, लेकिन बाद में इसे गठबंधन की रैली दे दिया गया। अखिलेश यादव के चुनाव अभियान संयोजक और विधान परिषद सदस्य संजय लाठर रैली से 4 दिन पहले मेरठ पहुंच चुके थे और तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। क्या है रैली की तैयारियां, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। नमस्कार, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। मेरठ के दबथुआ में 7 दिसंबर को होने वाली गठबंधन की पहली रैली को सपा रालोद ने प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। इसी दिन गोरखपुर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रैली भी प्रस्तावित है। अब देखना यह है कि एक ही दिन पूरब और पश्चिम में दिग्गजों की रैलियां सियासी हवा को क्या रुख देती हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। दबथुआ में होने वाली इस महत्वपूर्ण रैली को लेकर सपा रालोद की कोशिश है कि भीड़ के लिहाज से रैली ऐतिहासिक हो। इसकी वजह भी है कि 7 दिसंबर को गोरखपुर में पीएम मोदी और सीएम योगी की रैली है। आपको बता दें कि शुक्रवार को अखिलेश यादव झांसी में थे। वहां से कार्यक्रम होते ही उन्होंने लाठर को मेरठ पहुंचने के निर्देश दिए। लाठर अखिलेश यादव की सभी रैलियों में 2-3 दिन पहले पहुंचकर रैली की कमान संभाल रहे हैं। उन्हें रैली रोड शो और चुनाव प्रबंधन का विशेषज्ञ माना जाता है। इसके अलावा रैली की तैयारियों को लेकर आज मेरठ पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जेल रोड स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक की। वहीं दूसरी ओर सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टी नेताओं के बयान आने लगे हैं। नेताओं का कहना है कि सपा रालोद का गठबंधन इतनी सीट हासिल करेगा कि दूसरी पार्टियों के लोग दूरबीन से भी दिखाई नहीं देंगे। रालोद ने मिशन 2022 के लिए घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इसमें सबसे पहले 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया है। किसानों को आलू का 1.5 गुना दाम मिलने की बात कही गई है। गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम और 14 दिनों में भुगतान मिलने की भी बात कही गई है। इसके अलावा किसानों को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि दिया जाना, वृद्धावस्था पेंशन की राशि 3 गुना बढ़ाना और महिलाओं के लिए भर्ती में 50% आरक्षण दिया जाना भी शामिल है। मेरठ यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद सपा गठबंधन को काफी अहम माना जा रहा है, जिस पर भी सियासी दलों की निगाह है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी और बसपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा कद रखने वाले जयंत का सपा के साथ गठबंधन चुनाव को नया मोड़ भी दे सकता है। अब देखना यह है कि गठबंधन की रैली बीजेपी और बसपा को कितना नुकसान और खुद को कितना फायदा पहुंचाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। चुनाव नजदीक आते ही नेताओं में सियासी जंग जुबानी तीर चलने लगे हैं और ये जंग अब बड़ों तक आ गई है। डिप्टी सीएम के एक बयान के बाद अब सपा सांसद एससी हसन ने क्या कुछ कहा सुनाएंगे, लेकिन इसके पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है।
राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। सियासी दलों की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। लोकल स्तर से शुरू हुई सियासी दलों की बयानबाजी और आपसी तंज अब प्रदेश स्तर के नेताओं में भी देखने को मिलने लगे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला डिप्टी सीएम केशव मौर्य के एक बयान के बाद। केशव के टोपी लुंगी वाले बयान के बाद सियासी पारा गर्म हो गया और शुरू हो गया सियासी संग्राम। इसके अलावा केशव के ताजा बयान जिसमें कॉमन सिविल कोड लाने की बात कही गई थी, उससे भी सियासी पारा गर्म हो गया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। केशव के बयान के बाद विपक्ष ने हमला बोला तो सोमवार को सपा सांसद एचटी हसन भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने डिप्टी सीएम को दिमागी बीमार तक कह दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुरादाबाद पहुंचे सपा सांसद ने कहा कि सरकार कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है। अगर ये आ गया तो मुसलमानों के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, सभी यूनिवर्सिटियां और कॉलेज बंद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के काशी और मथुरा पर दिए बयान पर मुरादाबाद से सपा सांसद ने पलटवार किया। सपा सांसद डॉक्टर एचटी खान ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को दिमागी बीमारी यानी साइकोसिस हो गई है, उन्हें इलाज की जरूरत है। सपा सांसद ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, बीजेपी के नेता हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन हिंदू भाई अब उनके बहकावे में आने वाले नहीं। से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। या पूरा अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिविल लाइन के पूरे क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था। ये उसका एहसास आप लोगों का भी नहीं हो रहा है। इसका एहसास 10 साल के बाद होगा कि हम कहां पहुंच गए। अगर ये कानून आने वाला है कॉमन सिविल कोड का, अभी एक ने पार्लियामेंट में उठाया भी है मसला, तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमने बर्दाश्त कर लिया, 3 तलाक का बिल आ गया, सीएए के ऊपर हमने पूरा प्रोटेस्ट करा,
धारा 370 के हम लोग खिलाफ थे, हम पार्लियामेंट में बोले, लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे। सपा सांसद ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को इलाज की जरूरत है। कभी वो अखिलेश यादव जी के नाम में कुछ और जोड़कर कह देते हैं तो कभी टोपी और लुंगी वालों को जेल भेजने की बात कह रहे हैं। अब वो मथुरा का राग अलाप रहे हैं। सपा सांसद ने कहा कि मौर्य की पार्टी विधानसभा चुनाव हारने जा रही है, इसलिए वो बौखला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है। अगर वो आ गया तो मुसलमानों के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, मुसलमान दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। हम अपनी औलाद को विरासत में जो तरका देते हैं, पूरी दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है जिसने औरतों को बाप के तरके में हिस्सा दिया है। वाहिद मजहब, चाहे वो आधा है लड़के से, वो बंद हो जाएगा। हमारे वक्फ खत्म हो जाएंगे, हमारे हिबे खत्म हो जाएंगे, दूसरी शादी नहीं कर सकते। सपा राष्ट्रीय महासचिव ने भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के ट्वीट पर प्रेस वार्ता करते हुए हमला बोला। राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर विद्यार्थी राजभर ने बांस देवरिया स्थित समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। राजभर ने कहा कि सरकार गरीब, नौजवान और किसान विरोधी सरकार है। उन्होंने मथुरा की तैयारी पर कहा कि लगता है केशव मौर्य जी का पुनर्जन्म हुआ है और ये पिछले जन्म में कंस के चौकीदार थे। जेल में भगवान श्री कृष्ण को जन्म हुआ तो इनको स्थान का बहुत पता है, इनको गाटा नंबर भी पता होगा। लगता है केशव मौर्य जी का पुनर्जन्म हुआ है और पिछले जन्म में ये कंस के चौकीदार थे। जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो इनको स्थान का बहुत पता है, इनको गाटा नंबर भी पता होगा। ये बहस नहीं करेंगे कि कैसे रोस्टर प्रणाली लागू हो गई, कैसे महंगाई चरम पर है, कैसे परीक्षाएं लीक हो रही हैं, कैसे बेरोजगार आज बिना काम का घूम रहा है। तो ये बेकार की बातों में जनता को उलझाना चाहते हैं। ये अयोध्या, काशी या मथुरा यह संतों का काम है, डिप्टी सीएम का काम नहीं है। ये लोकतंत्र में डिप्टी सीएम को चाहिए कि कैसे देश में महंगाई रुके, कैसे बेरोजगारी रुके, कैसे भ्रष्टाचार रुके, कैसे हमारे प्रदेश के विकास हों। ये लोग बहकाने वाले और भटकाने वाले लोग हैं। सपा सांसद का कहना है कि यह सरकार जब सीए लेकर आई तो हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड आ गया तो आर्टिकल 30 और 29 खत्म हो जाएंगे। जितने भी मुस्लिम कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं वो सब बंद हो जाएंगी। सपा सांसद के इस बयान के बाद बीजेपी भी एक्शन मोड में आकर जवाब की तैयारी में है। इलेक्शन रूम, के न्यूज इंडिया। और बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर पर्दे पर आ गई, क्या कुछ कहा सुनाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या। पंजाब सरकार वालों डोर टू डोर जाके लोकां दे सारे मसलियां दा निपटारा कीता जा रहा है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऑटो चालकां अते रेहड़ी वालियां नाल हुंदी धक्केशाही नूं कीता खत्म। एक पंजाब सरकार सर्टिफिकेट जारी करेगी जिहदे पर मेरे दस्तखत होंगे। जेड़े 3 व्हीलर पर, जेड़ी रेहड़ी पर, जेड़े रिक्शे पर वो सर्टिफिकेट लग्या होया उन्हें कोई रोकेगा नहीं। ऑटो रिक्शा चालकां रेहड़ियां ते लगे जुर्माने माफ कीते जाणगे। ऑटो दे लाइसेंस नूं भी खत्म कीता जावेगा। हुण ऑटो दा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ही जरूरी कर दिता गया है। सानू ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਇਹ ਭੁੱਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं
खुशबू अपनेपन की ढूंढता दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में फिर आपका स्वागत है। मायावती अरसे के बाद सियासी जमीन पर उतरी और बहुत बोली। मायावती ने एक तीर से कई निशाने साधे। मायावती ने जहां सपा पर हमला बोला तो दूसरी तरफ 22 में सरकार बनाने की बात कही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उनको डर क्या है, आखिर मायावती क्यों कुछ सहमी नजर आ रही हैं। चलते हैं इलेक्शन रूम में और जानते हैं क्या है वजह। मायावती अरसे बाद सियासी रण में उतरी और बोली, बहुत कुछ बोली। लेकिन सवाल सभी के मन में अब भी है कि आखिर मायावती की चुप्पी के क्या मायने हैं, क्यों मायावती अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं और आखिर क्या है मायावती का यादव सिंह से कनेक्शन। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी के रण में अब उतरी मायावती। बदले बदले माया के तेवर, फिर सरकार बनाने की कही बात। 22 के रण में 2007 से भी सीटें पार। आखिर क्या है माया की चुप्पी के मायने, क्या डर के आगे जीत है? लोग कहते हैं मायावती जब शांत होती हैं तो बहुत शांत रहती हैं, और लोग ये भी कहते हैं जब मायावती का वोटर कभी बोलता नहीं है लेकिन जब बोलता है तो अच्छों की बोलती बंद कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2007 के रण में जब मायावती ने अपने दम पर यूपी में सरकार बनाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मायावती ने बसपा प्रदेश कार्यालय में बाबा साहेब की श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि सड़कों पर उतरने से नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन से संविधान बचेगा। मायावती ने कहा कि 22 के रण में बीएसपी इतिहास दोहराएगी और 2007 से भी ज्यादा सीटों पर कब्जा करेगी। मायावती ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले दम पर शानदार जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि साल 2022 में बहुजन समाज पार्टी 2007 से मजबूत सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने ऐलान किया कि उत्तराखंड में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और बेहतर परिणाम हासिल करेगी। साथ ही पंजाब में बसपा शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। मायावती ने दावा किया कि पंजाब में बसपा शियत के गठबंधन की सरकार बनेगी। कि वे विरोधियों के इन सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का डटकर मुकाबला करते हुए अर्थात सामना करते हुए अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे और फिर इस बार
सन 2022 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सन 2007 से भी अधिक मजबूत सरकार बनेगी। साथ ही इसी चुनाव में यूपी से लगे उत्तराखंड स्टेट में भी इस बार बीएसपी अपना बेहतर रिजल्ट लाएगी। इसके साथ साथ पंजाब स्टेट में भी अपने गठबंधन की मजबूत सरकार जरूर बनाएगी। मायावती ने कहा कि बसपा संविधान बचाने और दलित पिछड़ों के हक के लिए लड़ रही है। उन्होंने दलित नेता चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दलितों के वोटों को बांटना चाहते हैं कि देश में संकीर्ण व जातिवादी सोच रखने वाली ऐसी पार्टियां व संगठन आदि भी हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच व संघर्ष का हमेशा विरोध किया है तथा उनकी घोर उपेक्षा भी की है, लेकिन अब वे अपने राजनीतिक हित के लिए दिखावटी व बनावटी प्रेम के रूप में मजबूरी में उन्हें याद करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खराब कानून व्यवस्था की बात किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी राज में भी कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, बसपा इसे ठीक कर सकती है। ये गठबंधन करने वाले लोग जो विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो अभी तो विजय मिली भी नहीं है इनको, लेकिन अभी कल मैं देख रही थी चंदौली में, तो समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर, और उनका विधायक भी तो कानून को अपने हाथ में लेकर, तो वहाँ के पुलिस कर्मियों के साथ जो उनका दुर्व्यवहार रहा है वो किसी से छिपा नहीं। अभी तो वो विजय भी नहीं मिली है, ये हाल है। लोगों को लग रहा था कि मायावती केवल ट्वीट से ही 22 की जंग लड़ेंगी, लेकिन सियासी पिच पर बैटिंग करने आखिरकार मायावती उतर ही गईं। अंदर खाने से ये भी खबर आ रही थी कि यादव सिंह मामले में मायावती और उनके भाई पर कई गंभीर आरोप हैं। यादव सिंह से पैसे लेन देन के डील भी हुई थी, लेकिन सच क्या है ये तो यादव सिंह और मायावती को ही पता होगा। मायावती इतिहास दोहराने की बात जरूर कह रही, लेकिन इस बार हालात कुछ बदले से हैं, क्योंकि अखिलेश को गठबंधन का सहारा है तो प्रियंका गांधी भी दमखम से ताल ठोक रही हैं और बीजेपी की पूरी फौज चुनाव में उतर चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि मायावती कौन से तुरुप का इक्का चलती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो चुनावी अखाड़ा में आज फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।